नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप का दावा, भारत ईरान की बजाय वेनेजुएला से खरीदेगा तेल। ट्रंप का चीन को भी आमंत्रण। ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि भारत ने ईरान से तेल खरीदने की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदने का समझौता किया है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग पर अपने नियंत्रण की योजना बना रहा है। ट्रंप यह भी घोषणा कर चुके हैं कि वेनेजुएला अब अमेरिका को बड़ी मात्रा में तेल देने के लिए तैयार है। शनिवार को एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते दौरान ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या चीन तेल के लिए वेनेजुएला को दिए पैसे वापस देगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि चीन का स्वागत है और वे तेल पर एक बहुत अच्छी डील कर सकते हैं। हम चीन का स्वागत करते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत ईरान से खरीदने की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हमने वह डील पहले ही कर ली है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए चीन का भी स्वागत है। वे आकर तेल खरीद सकते हैं। बता दें कि ट्रंप के इस दावे पर फिलहाल भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के दावे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने यानी ट्रंप ने हमें बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। उन्होंने हमें बताया कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब यह है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। राष्ट्रपति ट्रंप हमें लगातार यह जानकारी दे रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है या क्या करने वाली है। संसद में 11 बजे पेश होगा बजट 2026। 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। इसके साथ ही सीतारमण अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण ने सुबह कर्तव्य भवन से बजट टैबलेट प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्हें बजट की कॉपी पेश की। यह एक परंपरा है जो शुरू से ही निभाई जा रही है। केंद्र के 9वें बजट में बदलेगी परंपरा। निर्मला सीतारमण के भाषण का पार्ट बी बनेगा सुधार और आर्थिक विजन का केंद्र। पार्ट बी में दिखेगा भारत का आर्थिक रोड मैप। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां केंद्रीय बजट इस बार परंपरा से अलग होगा, जिसमें बजट भाषण का पार्ट बी इस बार सिर्फ टैक्स प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के आर्थिक विजन और सुधार एजेंडे को सामने रखने का प्रमुख मंच बनेगा। आमतौर पर बजट का रणनीतिक फोकस पार्ट ए में होता है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है और व्यापक नीतिगत दिशा बताता है। लेकिन इस साल पार्ट बी अपेक्षाकृत लंबा होगा, क्योंकि आमतौर पर संक्षिप्त होता था। इसमें तत्काल नीतिगत कदमों के साथ साथ दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों पर जोर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बजट 2026-27 को सरकार आंतरिक रूप से रिफॉर्म एक्सप्रेस के तौर पर देख रही है, जिसमें नियमों को सरल बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने पर ध्यान होगा। वैश्विक आर्थिक सुस्ती और अमेरिका से संभावित टैरिफ दबावों के बीच यह काफी अहम माना जा रहा है। पार्ट बी में सीमा शुल्क और व्यापार सुधार प्रमुख रहेंगे। बुनियादी कस्टम ड्यूटी स्लैब को तर्कसंगत बनाने और प्रक्रियाएं आसान करने के प्रस्ताव आ सकते हैं, ताकि विवाद कम हो और वैश्विक कंपनियों के लिए अनुमानित माहौल बने। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और MOOWR सिस्टम जैसी योजनाओं को मिलाकर एक यूनिफाइड एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने की रूपरेखा भी पेश की जा सकती है, जिससे निर्यात और घरेलू उत्पादन को मजबूती मिले। नवजोत कौर सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, पंजाब पार्टी अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस में किसी भी भरोसेमंद नेता की बात नहीं सुनी जाती, इसलिए उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी संगठन को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने वडिंग को अब तक का सबसे नाकाबिल और भ्रष्ट अध्यक्ष बताया और दावा किया कि उनके पास उनके खिलाफ सबूत है। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद वह इस मुद्दे में दिलचस्पी नहीं रखती। इसके बाद के पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगी और पंजाब के लोगों की सेवा NGO के जरिए करना चाहती हैं।
गजा में इस्राएली हमलों में 32 की मौत। संघर्ष विराम के दूसरे चरण के बाद गजा में सबसे बड़ा हमला। गजा पट्टी में शनिवार को इस्राएली हवाई हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। गजा के स्थानीय प्रशासन के अनुसार मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमास की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि खान यूनिस के दक्षिणी इलाके में विस्थापित फिलिस्तीनियों के टेंटों पर हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। फिलिस्तीनी पक्ष ने इन हमलों को इस महीने की शुरुआत में लागू हुए संघर्ष विराम के दूसरे चरण के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया है। वहीं इस्राएली सेना ने कहा कि ये हमले हमास द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन के जवाब में किए गए। इस्राएल और हमास दोनों एक दूसरे पर समझौता तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। आईपैक रेड मामले में बंगाल पुलिस ने ईडी के आरोपों को किया खारिज। बंगाल पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में दावा, ईडी ने देर से दी छापे की जानकारी। पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामों में ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर की गई छापेमारी की जानकारी स्थानीय पुलिस को बहुत देर से और केवल ईमेल के जरिए दी। यह जवाब ईडी की उस रिट याचिका के तहत दिया गया है जिसमें एजेंसी ने कोलकाता में छापे के दौरान टीएमसी और ममता बनर्जी द्वारा कथित रुकावट की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। वहीं अब पुलिस ने कोर्ट में ममता बनर्जी की शिकायत पर दर्ज 2 एफआईआर भी पेश की, जिनमें राजनीतिक डेटा चोरी का आरोप लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और डीसीपी प्रियव्रत रॉय ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस के छापे की सूचना दूसरे सोर्सेज से मिली थी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी मौजूदगी केवल उनकी Z+ सिक्योरिटी के तहत थी। बता दें कि यह मामला 8 जनवरी को ईडी द्वारा कथित कोयला खनन सिंडिकेट की जांच में आईपैक और अन्य ठिकानों पर की गई छापेमारी से जुड़ा है। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन समर्थन दोहराया, गजा शांति प्रयासों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक के लिए भारत आए शीर्ष अरब नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया और गजा शांति योजना सहित चल रहे शांति प्रयासों का स्वागत किया। बैठक के बाद मोदी ने कहा कि अरब दुनिया भारत के विस्तारित पड़ोस का अहम हिस्सा है और दोनों के बीच गहरे सभ्यतागत, आर्थिक और लोगों से लोगों के संबंध हैं। उन्होंने तकनीक, ऊर्जा, व्यापार और नवाचार में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गजा संघर्ष समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के आधार पर व्यापक शांति योजना को साझा प्राथमिकता बताया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हुए सीमा पार आतंकवाद को अस्वीकार्य कहा। बता दें कि भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता भारत और यूएई कर रहे हैं, जिसमें सभी 22 अरब देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मजदूरी बढ़ाने की मांग पर मिड डे मील रसोइयों पर एफआईआर। न्यू रायपुर में सड़क जाम करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में मिड डे मील योजना के तहत काम करने वाले करीब 500 से 600 रसोइयों पर न्यू रायपुर में प्रदर्शन और सड़क जाम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ये रसोइये पिछले 34 दिनों से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण योजना के तहत अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर टूटा ग्राउंड में धरना दे रहे थे। उनकी मौजूदा रोजाना मजदूरी 66 रुपए है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 261 रुपए करने की मांग की जा रही है। गुरुवार की रात को रसोइयों ने मंत्रालय की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद वे सड़क पर बैठ गए, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। रसोइयों के संगठन ने दंगे के आरोप को गलत बताया है और कहा कि उन्होंने कोई हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.